बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज बेटा हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 और उसमें हमारे पास है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें कुछ फैक्टर्स बेटा इन्वॉल्व हैं जो एंजाइम के एक्शंस के रेट को क्या कर रहे हैं, या तो बढ़ा रहे हैं या तो कम कर रहे हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं बेटा। ये है क्या चीज़, इनको डिस्कस कर लेते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास फंक्शनल स्पेसिफिटी जो होती है हर एंजाइम की, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एक स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन के। जिस तरह बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक एंजाइम की एक स्पेसिफिक शेप होती है, स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि स्पेसिफिक केमिस्ट्री मतलब कंपोजिशन है, कॉन्फ़िगरेशन दैट्स मीन्स शेप है। कहते हैं कि कोई भी फैक्टर जो है बेटा वो अल्टर कर सकता है केमिस्ट्री एंड द शेप ऑफ एंजाइम कैन अफेक्ट इट्स रेट ऑफ कैटालाइसिस। अल्टर का मतलब होता है बेटा तब्दील करना। केमिस्ट्री दैट्स मीन कंपोजिशन, कोई भी फैक्टर तब्दील कर सकता है कंपोजिशन और शेप किसकी, एंजाइम की, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इससे क्या होगा बेटा, मुतासिर होगा। या तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। जो अप टू डिमांड होगा बेटा या अप टू अप्रोप्रिएट एक रिएक्शन चाहिए होगा वैसे वो कंडक्ट नहीं हो पाएगा। अब वो फैक्टर्स हमारे पास हैं कौन से। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम आ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है और पीएच है। वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे केमिस्ट्री को, शेपिंग को और रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंजाइम्स कंसंट्रेशन। कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा हमारे पास डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द एंजाइम, दैट्स मीन जितना ज़्यादा बेटा एंजाइम्स होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एट स्पेसिफिक टाइम एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक टाइम होगा, बेतहाशा हमारे पास क्या होंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि 10 आएंगे, 12 आएंगे, ज़्यादा से आते रहेंगे। इफ़ द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज़ इंक्रीज बाय 2 फोल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डबल। अब वो कहता है बेटा कि जितने ज़्यादा एंजाइम उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर हम अमाउंट ऑफ एंजाइम्स को बढ़ा रहे हैं, 2 गुना अगर बढ़ा रहे हैं ना एंजाइम्स को, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जितने ज़्यादा एंजाइम उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों, जितने ज़्यादा बेटा हमारे पास एंजाइम होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास एक्टिव साइट्स होंगे, उतने ज़्यादा सबस्ट्रेट आके बाइंड करेंगे, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। By increasing the enzyme's molecule, increase the number of the active site that take place। अब वो वही बात कर रहा है बेटा कि जितने ज़्यादा आपके पास एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स आएंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या होंगी, एक्टिव साइट्स। क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो चार्ज बेयरिंग साइट कंसिस्ट कर रहे होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट होंगे। तो मोर एक्टिव साइट will be convert the substrate molecule into the product। क्योंकि जितनी ज़्यादा बेटा एक्टिव साइड होंगे उतने ज़्यादा प्रोडक्ट सबस्ट्रेट आएंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन द गिवन टाइम पीरियड कंडक्ट होगा। After a certain limiting concentration, rate of reaction will no longer depend upon this increase। फिर वो कहते हैं बेटा कि उस कुछ अगर हम लिमिटिंग कंसंट्रेशन, लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट लगाएंगे तो वहाँ पे कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगा। क्योंकि हमने लिमिट लगा दिया, भाई हम 10 चाहिए तो 10 ही होंगे, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर इंक्रीज़ कर दिया। पहले हम कह रहे थे कि जितने ज़्यादा एंजाइम उतना ज़्यादा एक्टिव साइट, उतना ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि उतने ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे। अनलिमिटेड टाइम था, लेकिन अब हमने लिमिट लगा दी है तो फिर बेटा इतने ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि कितने आपके पास एक्टिव साइट्स हैं, उतने ही सबस्ट्रेट, उतने ही प्रोडक्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास है बेटा एंजाइम कंसंट्रेशन। फिर हमारे पास आ जाता है दूसरा फैक्टर बेटा, दैट इज़ अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। At low concentration of the substrate, the reaction rate is directly proportional to the substrate available। कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी पे। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतना ज़्यादा आपके पास क्या होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जब आपके पास बेटा सबस्ट्रेट ज़्यादा हैं तो ज़्यादा सबस्ट्रेट आएंगे तो एक्टिव साइट पे लगेंगे, उतने ही आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, कंडक्ट होगा। अब वो कहता है कि इफ़ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज़ केप्ट कांस्टेंट, अगर आपने एंजाइम की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया,
then the amount of substrate is increased. A point reached when further increase in substrate does not increase and the rate of reaction any more. कहता है कि एक आपके पास एंजाइम की कंसंट्रेशन आपने कांस्टेंट रख दी, मतलब मखसूस रख दी है, साकिन रख दी है, फॉर सपोज आपने 10 रख दिया है, लेकिन आपके पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है. फॉर एग्जांपल आपके पास एंजाइम 10 हैं तो बेटा एक्टिव साइट्स भी सपोज कितने होंगे, फिर 10 ही होंगे. अब आपके पास सबस्ट्रेट आ गए हैं कितने, 20 आ गए हैं. अब कितने सबस्ट्रेट लग सकते हैं, 10 लग सकते हैं, 10 नहीं लग सकते हैं, जिसकी वजह से फर्दर 10 गुना 10 आपके पास प्रोडक्ट तो बन जाएंगे, लेकिन 10 सबस्ट्रेट के लिए लोकेशन ही नहीं है, जगह ही नहीं है जो वो एक्टिव साइट पे लगें, जिसकी वजह से फर्दर आपके पास इंक्रीज नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन एनी मोर. जितना ज़रूरत थी उतना, मतलब जितनी ज़रूरत का मतलब है जितने एंजाइम थे उतने सबस्ट्रेट तो लग गए, लेकिन रिमेनिंग सबस्ट्रेट के पास जगह ही नहीं है कि वो एक्टिव साइट पे रिएक्ट करें. क्यों? क्योंकि एंजाइम्स ही नहीं है, क्योंकि हमने कांस्टेंट कर दिया, तो जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बेटा बढ़ेगा नहीं. पहले वो इंक्रीज होगा लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाएगी बेटा, चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी. दोबारा से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में दो बातें कर रहा है बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट उतना रेट ऑफ रिएक्शन होगा. अगर आपने एंजाइम की कंसंट्रेशन साकिन कर दी है, बढ़ाई नहीं है, मतलब एक मखसूस अमाउंट कर दिया, तो मखसूस अमाउंट पे मखसूस ही एक्टिव साइट्स होंगी जिस पे सबस्ट्रेट लग सकते हैं. लेकिन सबस्ट्रेट बढ़ते जा रहे हैं तो उतने ही सबस्ट्रेट बेटा काम आएंगे जितनी एक्टिव साइट होगी, तो उतना ही रिएक्शन होगा. यहाँ पर दुगना तिगना नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट ही नहीं है, एंजाइम्स ही नहीं है जहाँ पे वो रिएक्ट करें और वो आपके पास एक प्रोडक्ट की क्या करें बेटा, फॉर्मेशन कर सकें. तो ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है. दिस इज बिकॉज एट द हाई सबस्ट्रेट लेवल ऑल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड. अब वो कहते हैं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई. जिस तरह बेटा मैंने कहा सबस्ट्रेट 20 आ गए और एक्टिव साइट कितने हैं, 10 हैं. 10 सबस्ट्रेट तो आके एक्टिव साइट्स पे अटैच कर जाएंगी. ऑक्यूपाई का मतलब है भर गई हैं, लेकिन फर्दर सबस्ट्रेट के लिए जगह ही नहीं है. डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. क्यों? क्योंकि अब जगह ही नहीं है जिस पे वो आके लगें और वो मज़ीद 10 प्रोडक्ट हमें बना के दे सकें. तो दैट्स मीन कि जितने हमारे पास एक्टिव साइट उतना सबस्ट्रेट, मज़ीद जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ता जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन उससे नहीं बढ़ेगा. जिस तरह बेटा यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ग्राफ बने हुए हैं. ग्राफ बने हुए पे अगर हम देखते हैं एक्स एक्सिस और एक हमारे पास होता है बेटा वाई एक्सिस. एक साइड पे हमारे पास है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, दूसरे में हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है. ठीक है, वो बता रहा है कि कितना रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. अगर बेटा आप फिगर ए आप जहाँ देखें यहाँ पे मेंशन है, वो कहता है कि एक्टिव साइट जितनी आपके पास अवेलेबल होंगी उतने ज़्यादा आपके पास क्या होंगे, एक्टिव साइट ऑक्यूपाई होंगी, उतने ज़्यादा आपके पास क्या होंगे बेटा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती रहेगी. लेकिन एक आपके पास मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन जो है ए और बी पे अगर आप देखते हैं तो वो आगे लाइन जो है वो सीधी हो गई है, बिल्कुल राइज नहीं कर रही है, कांस्टेंट. दैट्स मीन जो आपके पास एक्टिव साइट्स थी वो सारी क्या हो गई हैं, ऑक्यूपाई हो गई हैं, जिसकी वजह से अब मज़ीद रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा. पहले आप देखें तो एक स्लोप आपके पास बन रही थी जो पीक की तरफ जा रही थी, जो शो कर रही थी कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इस टाइम बढ़ रहा है. लेकिन एक सडन पॉइंट पे ये क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, रुक गई है. क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक्टिव साइट ही नहीं है. तो ये ग्राफ आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है बेटा, रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर हम मूव करेंगे थर्ड पॉइंट की तरफ बेटा, थर्ड फैक्टर की तरफ, दैट इज़ अ टेम्परेचर. द रेट ऑफ एंजाइम इज कंट्रोल by the reaction that may increase with the increase in temperature but up to a certain limit. अब वो यहाँ पे ये बात कर रहा है बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, लेकिन इसमें लिमिट है. सबस्ट्रेट में पहले वाले में बात कर रहा था ना बेटा, एंजाइम कंसंट्रेशन अनलिमिटेड की बात कर रहा था, लेकिन टेम्परेचर में लिमिट लगा रहा है कि जितना आपके पास इंक्रीज़ होगा वो एक टेम्परेचर के साथ, लेकिन एक मखसूस टेम्परेचर, मतलब एक टेम्परेचर जो एक बॉडी क्या कर सकती है, बेरेबल कर सकती है, बियर कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, उतने तक बेटा. ऑल एंजाइम्स कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. कहते हैं कि हर एंजाइम जो है वो वर्क करता है एक मैक्सिमम रेट के ऊपर और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, और उस चीज़ को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. दूसरा वर्ड हम डिज़ायरेबल टेम्परेचर का भी यूज़ करते हैं. थर्ड बेटा हम सूटेबल टेम्परेचर का भी यूज़ करते हैं. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम किसके लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए यूज़ करें, जिस पे एक एंजाइम जो है बेटा वो मैक्सिमम रेट पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या करेगा, काम करेगा. जिस तरह बेटा आपको एग्जाम्पल दी गई है नीचे, अगर आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पे वो कह रहा है
कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 37 डिग्री पे बेस्ट काम करती है। ये उसका क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जहाँ तक वो बेस्ट उसके हर एंजाइम्स क्या करेंगे, वर्क करेंगे। इससे जब ज़्यादा इंक्रीज़ होता है या कम होता है तो आपकी बॉडी जो है वो उससे इफेक्टिवली उसमें एंजाइम जो होंगे वो काम नहीं करेंगे। तो यहाँ से बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर। फिर बेटा कहते हैं कि हीट प्रोवाइड करती है एक्टिवेशन एनर्जी, देयरफॉर केमिकल रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड एट हाई टेम्परेचर। कहते हैं जो हीट है वो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। आप बेटा एक्टिवेशन एनर्जी एक चीज़ ऐसी है जो एक्टिवेट करती है, जो एक मोशन एक चीज़ के अंदर क्या करेगी बेटा, प्रोड्यूस करेगी, जो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगी एट हाई टेम्परेचर। एक्सेलरेट का मतलब है इंक्रीज़ करेगी, बढ़ाएगी। किस पे बढ़ाएगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा हीट ज़्यादा होगी। Heat also provide the kinetic energy to the reacting molecule causing them to move rapidly। कहते हैं जो हीट है बेटा वो आपके पास सप्लाई करती है काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है बेटा कि दो तरह की एनर्जीज आप डिस्कस करते हैं फिजिक्स में जो बेसिक्स होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन प्रोवाइड करती है, मूवमेंट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के में बेटा, जो उनको मूवमेंट कॉज करेगी, जो उनको तेज़ रफ्तार के साथ क्या करवाती है बेटा, मूव करवाएगी। रैपिडली वो क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से फर्दर इंक्रीज इन द हीट एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज द वाइब्रेशन ऑफ द एटम विच मेक अप द एंजाइम्स मॉलिक्यूल। अब वो कह रहा है जितना ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, हीट को बढ़ा रहे हो, तो आपके पास वाइब्रेशन में भी क्या होगा, इजाफा होगा। एटम्स आपस में क्योंकि ज़्यादा रैपिडली मूव करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एट लास्ट टकराने लग जाएंगे। इफ़ वाइब्रेशन इज़ टू वायलेट का मतलब है बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज़ लॉस्ट एंड एंजाइम इज़ सेड टू बी डीनेचर। पहली बात बेटा वो ये कह रहा है कि जब आपने हीट प्रोवाइड की है तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी वजह से क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई है तो मॉलिक्यूल्स रैपिडली क्या करें, मूव कर रहे हैं। जो पहले कुछ एक मखसूस लिमिट में मूव कर रहे थे, अब रैंडमली बहुत तेज़ी से क्या करें, मूव करें, जिसकी वजह से कुलयन हो रही है। कुलयन हम कहते हैं टकराव होना। रैपिडली जब वो मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने की वजह से वाइब्रेशन क्योंकि लेवल बढ़ चुका है, बढ़ेगा। जब एक चीज़ बार बार दूसरी चीज़ से टकरा रही है तो बेटा उसकी शेप के अंदर भी क्या हो जाएगी, चेंजेस आएंगे। तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होगा एंजाइम्स का वो उससे अफेक्ट होगा। अफेक्ट होने की वजह से एंजाइम अपनी जो स्पेसिफिक शेप है, स्पेसिफिक नेचर है, वो लॉस्ट कर जाएगा और उसको हम क्या कहते हैं, डी नेचर कहते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली एग्जांपल डेली लाइफ से लें, हमारे पास पानी है, हम पानी को जब हीट करते हैं ना तो वहाँ पे बबल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। वो बबल्स जो है ना वो एक दूसरे से रैपिडली मूव करना स्टार्ट है। सेम इज़ दैट जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने, कुलयन होने लग जाएगी, टकराएंगे एक दूसरे के साथ, टकराएंगे तो जिसकी वजह से बेटा उनकी टकराना बहुत ज़्यादा जब हो जाएगा तो वो एक शेप को क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। और इस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, डी नेचरेशन ऑफ एंजाइम। यहाँ से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि हाउ डज डी नेचरेशन ऑफ एंजाइम्स अकर ड्यू टू द टेम्परेचर। ठीक है, अभी तक जितने भी बेटा फैक्टर्स पढ़े हैं यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि हाउ डज द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज इंक्रीज बाय एंजाइम कंसंट्रेशन हो सकता है, या हाउ डज रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज इंक्रीज बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, या हो सकता है हाउ डज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाय या अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। फिर बेटा ये हमारे पास कुछ टेबल है जो बता रहा है कि आपके पास रेट ऑफ, आपने डबल किया 10 टेम्परेचर पे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या किया, इंक्रीज़ कर गया। नॉर्मल एक कर्व बन रही थी, लेकिन जैसे ही 37 से बेटा टेम्परेचर बियॉन्ड जाता है, इंक्रीज़ है। जिस तरह 45 की बात करते हैं, 45 पे बात करते हैं, रेट ऑफ टेम्परेचर बढ़ गया है तो बेटा डी नेचरेशन होगी, जिसकी वजह से एंजाइम्स के अंदर कुलयन प्रोड्यूस्ड होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो आपस में टकराएंगे, उसकी वजह से उनकी शेप क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डी नेचरेशन कहेंगे। लास्ट फैक्टर बेटा हमारे पास है pH value. Every enzyme function more effectively over a narrow range of enzyme is known as optimum pH। यहाँ पर भी वही बात कर रहा है जैसा टेम्परेचर में बात कर रहा था कि हर एंजाइम एक फंक्शन जो है बेटा वो एक स्पेसिफिक नैरो रेंज ऑफ pH पे करेगा, और उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम pH कहते हैं।
पहले हम कह रहे थे ना कि एक मखसूस टेम्परेचर पे काम करना ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। हर एंजाइम एक मखसूस पीएच पे भी बेटा क्या करता है, काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। फिर वो यहाँ पर भी वही बात करेगा जिस तरह वो टेम्परेचर के अंदर बेटा चेंजेस आई थी तो एंजाइम की शेपिंग ख़राब हो गई थी। सेम इज़ दैट स्लाइड चेंज इन द पीएच कैन चेंज द आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट। थोड़ी सी पीएच के अंदर तब्दीली आई तो बेटा आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड भी एक्टिव साइट पे क्या हो जाएगी, मुतासिर हो जाएगी। मोर ओवर इट अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। इसी तरह ये हमारे पास आयनाइजेशन जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। Under these change condition, enzyme activity is further retarded or blocked completely। कहते हैं अगर आपके पास एक मखसूस टेम्परेचर जो पीएच जो है बेटा उसके अंदर चेंजेस आ गई हैं जो एक एंजाइम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी या तो बिल्कुल ही रिटार्ड का मतलब होता है बेटा स्टॉप हो जाएगी या कम्प्लीटली वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। फिर कहते हैं कि एक्सट्रीम चेंज इन द पीएच कॉजेज द बॉन्ड इन द एंजाइम टू ब्रेक एंड रिजल्टिंग द एंजाइम डीनेचरेशन। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गई है पीएच में के अंदर तो इन बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे एंजाइम के अंदर और वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम कहलाएगी। इसके बाद बेटा हमारे पास कुछ टेबल मेंशन है। टेबल के अंदर बेटा ऑप्टिमम पीएच वैल्यू ऑफ एंजाइम्स हैं। हर एंजाइम की कुछ ना कुछ मखसूस बेटा पीएच बताई गई है कि इस पीएच पे हर एंजाइम क्या करता है, काम करता है। सबसे पहले हमारे पास पेप्सिन है जिसकी ऑप्टिमम पीएच बेटा क्या है, 2 है। ये 2 पीएच पे बेस्ट काम करेगा, 2 से 3 पे। लेकिन इसमें फर्दर जब इंक्रीज़ होगा तो ये हमारे पास काम नहीं करेगा, ये प्रोटीन के डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर हमारे पास सक्रेज एंजाइम है बेटा, वो 4.5 पे काम करता है। फिर हमारे पास इंटीरोकाइनेज है, 5.50 पे काम करेगा बेटा। स्लाइवरी माइलेज एंजाइम है जो 6.80 पे बेटा बहुत इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करेगा। देन कैटालेज एंजाइम है जो 7.60 पे बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, मतलब ये इसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। देन केमियोट्रिप्सिन हमारे पास है जो बेटा 7 to 8 pH पे काम करता है। पेंक्रियाटिक लाइपेज है जो 9 पे बेटा काम करता है। आर्जिनेज जो 9.70 पे बेटा काम करेगा। मतलब ये तमाम बेटा आपके पास जो एंजाइम्स हैं इनकी एक ऑप्टिमम रेंज बता दी गई है कि इस रेंज पे ये क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर इस रेंज से बेटा क्या होने लग जाए, पीएच या ज़्यादा होने लग जाए या कम होने लग जाए, जिसकी वजह से आयनाइजेशन जो है इसके अंदर इंक्रीज़ करेगी, एंजाइम्स के बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे और हमारे पास डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम क्या हो जाएगा, कॉज्ड हो जाएगा। बेटा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है क्योंकि इसमें से एमसीक्यू मस्ट आता होता है बेटा। लेकिन जो हमारे पास पीएच का टॉपिक है इसमें से एज सच बेटा कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसमें टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छे तरीके से इसको आप याद करेंगे। फिर लास्ट पे बेटा कुछ क्वेश्चंस आपके पास मेंशन है, इनको भी आप देख लेंगे, इनको भी बहुत अच्छे तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। दैट्स ऑल बेटा, थैंक यू सो मच।